महिला अधिकारों की बात को लेकर देश में तमाम तरह के कानून मौजूद हैं, लेकिन अगर पुरुष अधिकारों की बात हो तो हमारे देश में उतना अभी अवेयरनेस नहीं है। आज हम इस विषय पर खुलकर बातचीत करेंगे जो इसके विशेषज्ञ हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रसन्न शाहणे, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मेरे साथ हैं आज मनोवैज्ञानिक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पुरुष अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर संदीप गोहे जी। संदीप जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में मुझे बुलाया। संदीप जी, कैसे शुरुआत हुई आपकी इस फील्ड में? आप आने का कैसे सोचा? क्या कोई ऐसे घटनाक्रम हुआ आपके आसपास जो पुरुष अधिकारों के लिए आपको सोचने में मजबूर किया? क्या वजह थी कि आप इस तरह से हमारे यहाँ देश में जिस पर कोई बात नहीं होती कभी, उस विषय को आपने चुना? मैंने बहुत साल से चैरिटी में काम कर रहा हूँ। एज अ काउंसलर भी मैं काफ़ी एनजीओ में काम किया है। मैंने मेंस मेंटल हेल्थ पे स्टार्टिंग के पहले मैंने मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी समय से काम किया था। उसके साथ साथ जब मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि पुरुष जो है निर्दोष रहता है, मगर उस पर जो है कभी कोई घटना ऐसा जाती है कि अपराधी उनको विक्टिम बना के उन पर झूठे अपराध या झूठे केस लगा दिए जाते हैं। और उस बीच पे उनका सोसाइटल टेंडेंसी से मैं उनको मिला, उनकी काउंसलिंग करी। तब ये मन में धारणा आई कि सब लोगों के लिए है, पानी के लिए है, हवा के लिए है, वातावरण में सभी लोगों के लिए लॉ बनाए हुए हैं, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, जानवरों के लिए, मगर पुरुष जो है समाज उसको भूल गया है। तब ये मन में आया कि क्यों ना फिर पुरुषों की भी मदद करी जाए। फिर मैंने नेट पे देखा कि क्या हो रहा है, ऐसी कोई संस्था है, तो मालूम पड़ा धीरे धीरे कि ये चाहिए जो है हमारा समाज भूल चुका है पूरा। तब मन में आया कि नहीं, इसके लिए करना चाहिए। और पर्सनल भी एक्सपीरियंस इतने सारे हुए कि ऐसा लगा कि नहीं, इस मुहिम को ज़रूर आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये मुद्दा आजकल बहुत आम हो गया है। तभी से ये मुहिम चल रही है। और ज़्यादातर मैंने ये कोशिश करी है कि कोविड के बाद से जो है मैंने बैतूल जैसे क्षेत्र में भी काम शुरू किया है। आपको लगता है कि जो हमारा भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और हमें ही प्रोटेक्शन के लिए बात करना पड़ती है? क्या संविधान में इस तरह की हमारे लिए कोई अधिकारों की बात नहीं है क्या? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ऐसा कुछ भी अभी अगर मुझ पे अगर कोई झूठा आरोप लगता है, तो अगर कोई महिला मुझ पे झूठा आरोप लगाती है, तो मेरे बचाव के लिए मेरे पास ऐसा कानून नहीं है, जो कि बहुत दुखद है। हमारे हिंदू और हमारे जो राष्ट्र में जो ये सब चीज़ें हो रही है, इंडिया में ये ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये हमेशा से ऐसा होते आ रहा है कि हम जो है पुरुष ने ही कानून बनाए हैं और सब चीज़ें हुई है, बट मगर अपने लिए उसने कभी ना सोचते हुए सबके लिए सोचा। जैसे पिता होता है, पिता जो है सबके लिए सोचता है, परिवार का सोचता है, मगर जो है अपनी सेहत के लिए अपने लिए नहीं सोचता है। तो मुझे लगता है कि पुरुषों ने भी सबके लिए सोचा, बट अपने लिए ऐसा कोई खास कानून नहीं बनाया जिसमें कि वो अपनी मदद ले सके, या अपनी कोई पुरुष प्रताड़ित है तो उसकी मदद हो सके। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिसमें आपको उस समय लगा हो कि मेरा इस तरह से काम करना, पुरुषों के अधिकार के क्षेत्र में काम करना सार्थक हो रहा है? ऐसा कोई एग्जाम्पल, उदाहरण है आपके पास? मुझे लगभग जो है 13 साल हो रहा है मुझे मेंस मेंटल हेल्थ पे काम करते हुए। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास जो केस आते हैं वो आपको बड़ा ताजुब होगा, 70% जो है मेरे पास केस ऐसे आते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। मेल डोमेस्टिक वायलेंस, मैं करेक्शन कर दूं कि ये वर्ड सुनने के लिए बहुत कम मिलता है और लोग मानते नहीं है कि क्या पुरुष प्रताड़ित हो रहा है, मगर एक्चुअल में पुरुष प्रताड़ित होता है। चाहे वो पिता जो है वो हमारा हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा जो है भाई हो सकता है। तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तब एक्चुअल में मालूम पड़ा कि ये आज के टाइम में जो है लिविंग रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, या फिर वाइफ जो है वो हस्बैंड को परेशान कर रही है, मुझे अलग रहना है, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहना है। तो उस समय जो है विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोर्ट में जाते हैं, केसेस झूठे लगते हैं। तब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं और हम इनकी मदद करते हैं। तो ये एजेंडा एक्चुअल में जो है यहीं से शुरू हुआ है कि हम लोगों ने अपने बारे में, पुरुष ने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया था और उनकी हेल्प नहीं हो पा रही थी, तो ही ये नई मुहिम हमने शुरू करी है। ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपको लगता है कि समाज में पुरुष मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, वो क्या हैं? कैसे एक आम आदमी समझे इन चीज़ों को? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। पुरुष, पहली बात तो यह है कि पुरुष कहीं मानता नहीं है कि वो प्रताड़ित है। पहली बात है कि पुरुष ये मानता नहीं है कि वो मानसिक रूप से ही परेशान है। खुद अपने आप से ही वो अपने आप को दिलासा देते जाता है कि वो परेशान नहीं है।
तो ये बहुत सारी कभी-कभी चीज़ें निकल कर ऐसी सामने आती है कि पुरुष बहुत सालों से प्रताड़ित था या मानसिक रूप से परेशान था, मगर उसे पता ही नहीं चला, और साइकोलॉजिकली या कोई साइकियाट्रिक या कोई मनोवैज्ञानिक के पास जाना, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो पुरुषों के साथ में तो हमेशा ये सब हुआ ही है कि वो अपने आप को ही मानने में उसको बहुत समय लग जाता है कि मैं इस दौर से एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सब चीज़ों से गुज़र रहा हूँ। तो ये चीज़ें उनके साथ में होती हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भी क्या कोई आंकड़े हैं जिससे कि आप कोई डेटा लेके कुछ एनालिसिस कर पाए? हाँ। ऐसा कुछ है क्या? जो 2020 में जो उस समय का जो आंकड़ा आया था, तो 1,70,000 सुसाइडल केस साल में होते हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो पुरुषों जो है हर तीसरी चौथी सुसाइड में जो है पुरुष का तीसरा रेशियो रहता है, यानी 4 सुसाइड में 3 सुसाइड पुरुष की होती है, और वो उसे मालूम ही नहीं है कि वो किस तरीके से ये सब इसमें सिचुएशन में चले जा रहा है, होते जा रहा है, या वो कैसे इससे डील कर पाए। जैसे आज की बात करी जाए तो आज भी एक सुसाइड हमारे भोपाल में हुई है, और इसके पहले हनी ट्रैप में इंदौर में जो एक पब मालिक ने जो है, हमारे रघुवंशी जी ने, उनने जो है सुसाइड कर ली है। तो ये सब चीज़ें जो है ये जो होती आ रही है, ये चलता रहेगा, मगर वो अपने आप को उस दहलीज या उस दरवाजे तक या उस जगह तक आने में बहुत ही लेट हो जाते हैं, और उन्हें भी नहीं मालूम है, हमारे समाज में मालूम ही नहीं है कि पुरुष जो है प्रताड़ित है या पुरुष परेशान है, या उनकी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत समय से होते आ रही है, ये कि वो पुरुष अपने सेहत पे ही और अपनी मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दे पा रहा है। क्या कभी आपके पास ऐसे कोई प्रकरण, ऐसे केसेस आते हैं कि आत्महत्या करने का उसका विचार बन रहा है और उस दौरान आपसे कोई मुलाकात होती है, किसी के ज़रिए होती है, डायरेक्ट होती है, कैसे भी मुलाकात होती है, और आप उसको मेंटली एक शांति दे के उस रास्ते जाने से रोक पाते हैं? ऐसे कुछ केसेस हुए हैं क्या आपके? जैसे मैंने आपको बताया कि सेव इंडियन फैमिली हमारी एक मूवमेंट है, जिसमें कि हमारा पहला मेंस हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया है, जो कि ओवरऑल काम करता है पूरी इंडिया में, और वो 24 आवर्स और 7 डेज़ काम करता है। उसके साथ साथ जो है पूरे इंडिया में काम करने के अलावा जो है हम लोगों को जो है हमारा बाहर जो इंडियन है वो लोग भी अपने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सब चीज़ें हम लोगों के साथ में मिलके। तो हमारा जो नेट पे ये लोग देखते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल आता है, उस कॉल से हम लोग से संपर्क होता है। हम लोग जब उनसे बात करते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जब उनके पास कोई आखिरी चारा नहीं होता है, तो वो जब नेट पे देखते हैं या कहीं से हमारा नंबर मिलता है, तो होता है ऐसा कि वो हमसे बात करते हैं और ऐसी सिचुएशन डील करते हैं कि अगर हमसे बात ना होती उनकी, तो वो जो है सुसाइड कर ही लेते हैं, या अपने आप को, या फिर इतना गुस्सा उनमें रहता है कि कभी कभी वो सामने वाले को भी हार्म पहुंचा देते हैं और फिर अपने आप को भी ख़त्म कर देते हैं। ये फिर आपका कैसे को रिलेट चीज़ें होंगी कि जिसको आत्महत्या करना है उसने आत्महत्या कर ली, आपको बाद में पता लगा, तो आप जो मुहिम चला रहे हैं उसका क्या आउटपुट मिलता है, फिर आम आदमी को कैसे फ़ायदा होगा? नहीं, जिसने आत्महत्या कर ली मगर उसका परिवार जो पीछे छोड़ के जाता है, वो हम लोग फिर उनकी मदद करते हैं। उनके साथ साथ जो उनकी फैमिली में जो कभी कभी ये होता है कि हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि लड़की अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो उसने अपनी आत्महत्या कर ली, या फिर कोई एक्सीडेंटल कोई अगर केस हो गया, तो अक्सर ऐसा होता है, ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हमने कई बार देखा है कि लड़के और उनकी फैमिली पे दबाव डाला जाता है कि ये लड़की की डेथ तुम्हारे कारण हुई है, या ऐसे कोई भी रीज़न है, तो वो लड़का इतना डर जाता है वो सुसाइड कर लेता है, ये हैंगिंग कर लेगा या जो भी कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है। तो उसके बाद में जो उसकी फैमिली आती है, हमारे मुहिम का नाम ही है सेव इंडियन फैमिली, यानी पूरी फैमिली को हमको जो है वो उनको बचाना है, तो हम उनकी फैमिली की भी मदद करते हैं और उनको भी नया दिलाने की कोशिश करते हैं। अब जब इस तरह के जिस एक ऐसे फील्ड में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आए दिन नियम कानून और पुलिस से आपका आमना सामना होता ही होगा, तो क्या जो हमारा सिस्टम है वो इस मुहिम में मदद करता है या उसमें भी मीन मेख निकाले जाते हैं? बहुत अच्छी बात बोली आपने। पहले हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लोग मानते ही नहीं थे कि ये सब चीज़ें हो रही है, बट जब से अतुल सुभाष सुसाइड हुआ है, सोनम राजा वाला केस हुआ है, और ऐसे केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, ये पहले भी होता था, मगर मैं थैंकफुल हूँ मीडिया का जो उन लोगों ने इतने अच्छे से बोल्ड तरीके से जो है पुरुषों की भी आवाज़ उठाई है। अब लोग मानने लगे हैं कि हाँ ये सब चीज़ें होती है। तो हम पहले थाने में जाते थे बात करने के लिए, एनजीओ का नाम लेके या उनकी हेल्प करने के लिए,
इतनी गंभीरता नहीं थी, मीडिया में नहीं थी, लोग आम लोगों को नहीं मालूम था। मगर अब जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, क्योंकि अब वो समझ में आने लगी चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें होती है, कौन सही है कौन गलत है, बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और कईयों बार ऐसा होता है कि फीमेल हेल्पलाइन के पास में या कोई ऐसा कोई उनको लगता है कि सच में ये विक्टिम है उनके पास में, तो वो हमारे पास हमारा नंबर शेयर करते हैं और हमारे पास भेजते हैं। नहीं, पर ऐसा तो नहीं लगता, खासतौर पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, कि आप उनके काम में कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, कुछ आप उनको सलाह देना चाहते हैं जो वो मान नहीं सकते हैं, कानूनी रूप से नहीं मान सकते हैं, या उनके कामकाज में आपका दखल बढ़ रहा है या आप दखल दे रहे हैं, इस तरह के भी तो सिचुएशंस आपके सामने आती होंगी, तो वो कैसे डील करते हो आप? नहीं, फ़िलहाल अभी ये सब चीज़ें तो उतना नहीं है, बट मगर हमने जो है अभी मैरिटल रेप जो हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने एक पिटीशन दायर करी थी। तो ये सब चीज़ें हम नेशनल लेवल पे भी करते आते हैं, मगर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हुई कि हम इन्वेस्टिगेशन में घुस गए या फिर उनको हमने इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सपोज मेरा जो आपसे सवाल वो है कि कोई सुसाइड होता है घर में, आप कह रहे हैं हम परिवार से मिलते हैं, अब कई बार पुलिस के पास मिस इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पुलिस उस आधार पर कार्रवाई कर रही है, आप जब परिवार से इंटरेक्शन कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, जो आपकी स्पेशलिटी है, और आपने समझा कि नहीं ये गलत तरीके से पुलिस के पास चीज़ें गई हैं, तो आप पुलिस को बताते हैं, नहीं बताते हैं, तब क्या रिएक्शन होता है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। वो कईयों चीज़ों में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे अधिकारी है जो कि समझते हैं चीज़ें, मगर उनकी भी बाउंड्रीज बनी हुई है, तो वो अपनी बाउंड्री में रह के ही काम करते हैं। और कईयों बार ऐसा होता है, नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं तो कभी कुछ लोग जो है वो नहीं सपोर्ट करते हैं, मगर हम लोग बेबाकी से अपना पॉइंट रखते हैं। और कईयों लोग अब पहले और अब में बहुत अंतर हो गया। पहले लोग नहीं सुनते थे और ना मानते थे कि ये सब चीज़ें हैं, अब जो है उन्हें मालूम है कि ये सब चीज़ों में क्या हो रहा है और ये झूठा आरोप है, तो वो बहुत अच्छे से हम लोगों का कोऑपरेट करते हैं और हमारी हेल्प भी होती है। और हम उनको जो लीगली सपोर्ट होता है, लीगली मॉरली मेंटली जो सपोर्ट परिवार को और उनके बाकी लोगों को होता है, हम लोग करते हैं। और सुसाइड नहीं, हम तो मेंस पे काम कर रहे हैं, तो केस लगने के बाद जो सुसाइड, जो डिप्रेशन में जो रहते हैं, एंजाइटी में जो रहते हैं, जिन पे केस लगने का दबाव रहता है, कि जिनकी धमकी दी जा रही है कि भाई हम तुम पे केस लगा देंगे, आप लड़की को वापस ले आओ, या लड़की जो नाजायज़ डिमांड कर रही कि आप फैमिली के साथ मत रहो, अलग रहो, या और भी कोई ऐसा रीज़न हो, तो वो हमारे पास आते हैं, तब भी हम उनकी मदद करते हैं। ये कोई सुसाइडल वाला सिचुएशन नहीं है, ये उसके मेंटली सिचुएशन या लीगली कार्रवाई होने से पहले भी लोग आते हैं हमारे पास, तो हम उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर संदीप, आपको ये लगता है क्या कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भारतीय संविधान में भी कुछ प्रावधान होना चाहिए? ये आपको लगता है कि आपकी स्टडीज के आधार पर क्या लगता है, और किस तरह के होना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए, मैं वो काफ़ी समय से जो है मेंटल हेल्थ और मेंस, स्पेशली मेंस मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने अपनी एक बुक भी लिखी है, जो भी अभी कुछ समय पहले जो है 15 अगस्त को ही जो है वो लॉन्च हुई है। मैं आऊँगा, आपकी लेखन शैली पे भी आऊँगा अभी। तो ये उसी का एक हिस्सा है कि इतने सालों की हम लोगों ने जो काम किया है, जो इतने सालों से हमने जो रिसर्च करी है, इतने सालों से हमने जो देखा है, तो ये सब चीज़ें जो आज के टाइम में आम हो गई है। पहले इतना नहीं चीज़ थी कि लोग समझते थे कि कोई मेंटल हेल्थ होती है। अब आज के टाइम में मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, मगर बात यह है कि मेंस मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं जा रहा। क्या आपको याद है कि आपने कभी अपने पिताजी से पूछा था कि आप ठीक हो, आपकी नौकरी ठीक है? आपने क्या कभी अपने बड़े भाई से पूछा था परीक्षा पास हुए, फेल हुए तो अभी ठीक होया? कोई सुसाइडल वाली बात तो नहीं है। हम लोग अपने कलीग से पूछते हैं कि भाई तेरा रिटायरमेंट है या तुझे जो है जॉब का प्रेशर बहुत है, तो तुम क्या ठीक हो? मगर ये दुर्भाग्य ये है कि महिला जो है रोती है तो हम हमसे पूछ लेते हैं कि तुम ठीक हो ना, मगर पुरुष परेशान है और पुरुष के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो ये हमारे समाज में हमने ही ऐसा एक टैबू मान के रखा है कि पुरुष प्रताड़ित नहीं है, पुरुष की मेंटल हेल्थ अच्छी ही रहती है, हमेशा होती है, स्ट्रांग होती है। तो ये स्टिग्मा दिया है ना कि पुरुषों को दर्द नहीं होता है। एक्चुअली में पुरुष को दर्द भी होता है, उसकी भावना भी है, पुरुष भी रोते हैं, मगर वो सबके सामने अपने आंसू नहीं बहा सकते। ये बहुत दुखद है समाज में चीज़ें। आप बुक्स भी लिखते हैं, बुक्स लिखने के पीछे की क्या आपकी मानसिकता है कि बुक्स क्यों लिखी जाए, या इन बुक्स में आप ऐसे कौन से विषय लेते हैं जो अमूमन आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं? ऐसा कुछ विशेष है क्या बुक्स में? देखिए, जब मैं ये जो मेरी बुक आई है, ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है,
और जब मैंने देखा कि मेंटल हेल्थ पे बहुत बात हुई है, हाँ, सभी विषयों पे बहुत लिखा हुआ है, मगर स्पेशली मेंस मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं है। तो ये विषय शुरू से मेरे लिए बहुत ही प्रिय था। तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। तो चलो एक स्टार्ट करते हैं कि इस पे रिसर्च जो करी है, मेरा जो अनुभव है उसे जो है पेपर में और लोगों को और मिल सके। तो तब इस विचार आया और ये बुक को मैंने लिखा, और इस पे आगे भी मेरी रिसर्च चल रही है, इसमें कि मेंस मेंटल हेल्थ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यही मेरे ही अनुभव मेरे बुक में है, और जो मेरे कंटिन्यूस मेरे आर्टिकल और ये सब चीज़ें जो आती रहती है वो इसी पे है, पर्सनल अनुभव पे ही आधारित है ये सब चीज़ें मेरी। आपको ये लगता है कि जो मेल मेंटल हेल्थ का जो आप इशू जिस पर आप काम कर रहे हैं लगातार, आपको लगता है कि ऐसे हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें छोटे क्लिनिक्स इस तरह के मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए कुछ क्लिनिक्स होना चाहिए जहाँ पे आपके ट्रेंड लोग कोई परेशान व्यक्ति को कुछ मदद कर पाएँ जब वो आए, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है क्या आपके पास? नहीं, सरकार बहुत अवेयर हुई है कि मेंटल हेल्थ पे बात होती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेंटल हेल्थ क्लिनिक भी हैं, मगर इसमें स्पेशली मेंस के लिए कुछ नहीं है, वो ओवरऑल सभी के लिए है। मगर मेंटल हेल्थ पे काफ़ी अच्छी बात हो रही है। मगर इसमें भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं कि महिलाओं के लिए भी उसमें अलग से क्राइम अगर उनके साथ कुछ हो रहा है तो गौरवी संस्था है और फर्स्ट स्टॉप सेंटर्स है। मगर अगर पुरुष कभी परेशान है या प्रताड़ित है तो वो जो है उनके लिए कुछ लीगली और इस टाइप की कुछ क्लिनिक नहीं है। मैं हमारे तमाम जो अधिकारी है और हमारे जो नेता पक्ष है और हम जो जितने भी सब लोग हैं, मैं उनसे भी उनके तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि उनके बारे में भी सोचें प्लीज़, और उनके लिए भी ऐसा कुछ हो कि एक प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई क्लिनिक उनके लिए भी आए जो कि वो अपनी मन की बातें वहाँ पे कर सकें। तो क्लिनिक जैसे की ज़रूरत मतलब पड़ती है, और दूसरी बात ये कि महिलाओं के लिए थाने अलग बने हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं हैं वो उनसे निजात उनको दिलाने के लिए। तो क्या एक पुरुष थाने का भी स्वरूप आप सोचते हैं कि आपकी जो सोच है, जो आपकी काम करने की तरीका है, वो अनुभव के बाद आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी एक अलग से डेस्क होना चाहिए? बहुत अच्छी बात बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना अच्छा सवाल भी मुझसे पूछा। एक्चुअल में तो सब चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे जेंडर वाइज वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम जो है यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सभी लोगों के लिए, सभी लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे महिला है वैसे पुरुष भी है, और तो उनके लिए भी सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे अभी कुछ सालों में जो इतनी अवेयरनेस आई है, लोग समझने लगे हैं कि पुरुषों के साथ में भी ये सब चीज़ें हो रही है, और कुछ संस्थाएं अभी जो है हमारे साथ और जुड़ी है जिसमें काम ये सब चीज़ों पे चल रहा है। तो साथ साथ जो है बहुत सारे मंत्री पक्ष और सांसद लोगों महोदय लोगों को भी हम लोग मिलते रहते, तो उनने भी क्वेश्चंस उठाए कि जो हमारी लड़ाई है वो एक पुरुष आयोग बनाने के लिए हम लोग काफ़ी समय से उस पर लगे हैं। तो एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए जिसमें कि अगर मालूम पड़े कि कभी कोई फॉल्स केसेस अगर कोई महिला या उनके परिवार ने उन पर लगाया है और अगर वो साबित हो जाता है तो उनके लिए भी एक सज़ा का प्रावधान हो, उन्हें भी सज़ा मिले। तो आगे चल के जो बाकी की जनरेशन है, बाकी के जो लोग हैं वो डरे कि नहीं, झूठे केसेस नहीं लगाने चाहिए। 10 तारीख को जैसे वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे है, उसको लेकर भी आप कुछ कर रहे हैं क्या, या कुछ करते हैं क्या? क्या है वो एक्चुअली? क्योंकि हमारे देश में अभी भी इस तरह की रोकथाम के लिए विश्व में मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ पता भी नहीं है और कंसेप्ट भी नहीं है। तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए क्यों ज़रूरी, क्या मानते हो आप? जैसे कि आप जो आपने बताया, पहले हम लोग जो है मदर्स डे मनाते थे, हमको मालूम था मदर्स डे है। फिर हम जो है उसके बाद में हमने ये शुरू करा कि फादर्स डे भी मनना चाहिए। उसके बाद में हमने शुरू करा कि महिला दिवस मनाते थे, हमने शुरू करा कि पुरुष दिवस भी होना चाहिए। सुसाइड अवेयरनेस डे भी है, सुसाइडल प्रिवेंशन डे आ रहा है 10 तारीख को, जो कि हम लोग बहुत 3-4 सालों से मना रहे हैं। इसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई कितनी भी आपकी जो है मेंटल सिचुएशन कैसी भी हो जाए तो आप सुसाइड ना करें। इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, एक वर्कशॉप करते हैं समय समय पे, और स्पेशली इस दिन ज़रूर करते हैं कि लोगों को बता सके कि जितनी भी आपके साथ में परेशानी हो, जितने भी आप परेशान हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो आप जो है सुसाइड जैसी चीज़ें ना करें। आप
है और आपके जाने के बाद आपको और आपकी फैमिली पे जो बर्डन या फिर आपकी फैमिली के साथ जो होने वाला है वो बहुत दुखद है, जो कि वो सिचुएशन कभी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो हम लोग ऐसे समय समय पे प्रोग्राम चलाते भी रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जिस जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें एक ईगो का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। मैं परेशान हूँ, तो मैं अगर कहीं जाऊँगा मेरे बारे में परेशानी को डिस्कस करने, तो शायद मुझे जो मेरा बैक माइंड है वो रोकेगा कि कहीं जाने से रोने से अच्छा है कि आप पुरुष हो, आप क्यों रोते हो? क्योंकि हमारे इस तरह के मुहावरे भी है ना कि क्या औरतों जैसे रो रहे हो। तो वो मेंटली जो हमारे एक फोकस बना हुआ है, तो ये कैसे तोड़ेंगे आप, या कैसे तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप तक कोई अप्रोच करे, आप तक आए, आपसे मिले? ये समाज में ये जो धारणा आपने बताई है वाकई में बहुत ज़्यादा पहले से बनी हुई है कि पुरुष जो है रोता नहीं है। मगर अब के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई है। पुरुष भी अपनी परेशानी बताने लगे हैं और वो खुद से नेट पे हम लोगों का नंबर सर्च करते हैं। वो खुद से देखते हैं कि मैं परेशान हूँ तो कहाँ और कैसे किससे हेल्प ले सकता हूँ। तो ये खुद उनकी अप्रोच हम लोगों तक खुद से आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जगह जगह पे स्प्रेड हो चुका है, तो वो लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू या फिर हम लोगों की जो मीटिंग होती है, सब भोपाल में भाई भोपाल नाम से हमारी संस्था है, ऐसा ये बैतूल में जो मैं रन कर रहा हूँ वो है। और तो हम लोग जो है वीकली मीटिंग करते हैं। तो ये वहाँ पे भी लोग आते हैं, फिज़िकली वहाँ पे आते हैं, वो खुद आते हैं, उनकी फैमिली को लेके आते हैं, जितने भी विक्टिम हैं, जितने भी परेशान हैं। तो हम लोग वीकली मीटिंग भी करते हैं, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं और ये सभी जगह चल रहा है। जितने भी हमारे चैप्टर जहाँ जहाँ पे है इंडिया में, वहाँ पे ये सब चीज़ें मीट जो होती है और नेशनल मीट होती है, नॉर्मल मीट होती है, और हर सप्ताह हम जो है हमारा जो साप्ताहिक बैठक जो होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं पार्क में होती है और हम लोग जो है उनको गाइड करते हैं वहाँ पे। आपके पास जब कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो मेंटल हेल्थ का बीमार है या उसको अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है, तो आप उससे किस तरह के सवाल जवाब करते हैं? क्या उसके फैमिली से जुड़े सवाल जवाब होते हैं, उसके पर्सनल जुड़े होते हैं, और क्या आपकी एडवाइस वो मानता है? क्या होता है? हमारे पास दो तरीके से लोग आते हैं। या तो उन पे केस लगने से पहले आते हैं कि उनको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। दूसरा ये आता है जिन पे केस लग चुका है। तो दोनों चीज़ों में स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो हम इन्हें ये बताते हैं केस लगने के पहले की सिचुएशन को कैसे डील करना है। और कुछ लोग आते हैं जिन पे केस लग चुका है या तो बहुत सालों से वो केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, फिर उनको मालूम पड़ता है हमारी संस्था के बारे में, तो हम आते हैं। तो हम उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं कि क्या हो सकता है। अगर फैमिली अगर मैटर है, फैमिली मीन्स यानी अगर हस्बैंड वाइफ का मैटर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो शादी ना टूटे, कोशिश करते हैं कि वो लोग बन जाए। क्योंकि जब भी कोर्ट में अगर केस जाता है तो बहुत लंबा समय हो जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल भी चलता है। अगर बच्चा है तो वो और भी जटिल प्रक्रिया हो जाती है एक दूसरे से जुदा हो और डिवोर्स लेने की। हमारी जो न्यायपालिका है बहुत समय लेती है ये सब चीज़ें करने में। तो हम लोग कोशिश करते हैं पहले कि वो शादी ना टूटे, काउंसलिंग कराने की और उनको डाइल्यूट करने के, उनका जो भी ईगो है उनको साइड में रख के। फिर दूसरे केस आते हैं जिसमें कि केस लग चुका है, तो हम फिर उनकी केस स्टडी करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इस केस में और क्या हो सकता है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे आप इस केस से निकल सकते हैं। तो हम लीगली, मोरली और मेंटली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट उनको करते हैं सिचुएशन हिसाब से। हमारे देश में लिव इन का क्रेज़, कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लिव इन में से जो अलग हटते होंगे या आपसी जो भी उनकी तकरार होती होगी, उसके बाद क्या कुछ केसेस आते हैं? और दूसरा ये, क्या सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े कोई केसेस आपने हैंडल किए हैं, या किस तरह के होते हैं वो? देखिए, ये जो बात हम अगर अभी 10, 15, 20, 25 साल पहले सोचते तो हम लोग अभी नेशनल चैनल पे ये बात नहीं कर सकते थे कि लिविंग रिलेशनशिप इंडिया में पॉसिबल है क्या, नहीं लगता था, बट हो गया। और क्या हम बहुत सालों से पहले ये सोचते थे कि कभी हम मेंस मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं या फिर मेंस भी प्रताड़ित हो सकता है, पुरुष प्रताड़ित हो सकता है क्या? नहीं है। मगर समय जैसा आ रहा है वैसा हो रहा है। तो ये जो समय आ रहा है, इतना वेस्टर्न कल्चर हम लोगों ने अपनाया है, तो ये लिविंग रिलेशनशिप वाली जो बात होती है, तो इसमें अमूमन ये होता है कि जब तक रिश्ता अच्छा चलता है हम चलाते हैं, और कभी किसी कारण से ये हो जाता है कि वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है। अगर बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो उसमें दिक्कत हो जाती है, या फिर लड़के को शादी नहीं करनी है और
कुछ कारण से हो रहा है कि लड़की को उसके पेरेंट्स के कारण जो है सो शादी नहीं कर सकता है, तो ये सब चीज़ों के कारण जो है वो फॉल्स केसेस लग जाते हैं या लगाने की धमकी देते हैं। तो हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया कि 2 प्रकार से लोग आते हैं, केस लगने से पहले या केस लगने के बाद, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग हम करते हैं। और मगर ये सिचुएशन बहुत बढ़ते जा रही है और वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा हम लोग अपना लिए है कि हम लोग अपनी परंपरा और हमारे जो न्यूक्लियर फैमिली जो साथ में कंबाइंड फैमिली रहती थी वो ना करते हुए वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जो है डिवोर्स वाली पद्धति हम लोगों के इंडिया कल्चर में नहीं थी, बट मगर ये सीधे आ रही है और झूठे केस लगाने वाली भी चीज़ें आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पता नहीं किस तरफ जा रहा है। आपको लगता है कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो मदद समाज की कर रहे हैं उसको कानूनी रूप से हमारे देश में एक्सेप्टेंस होगा और कब तक होगा? देखिए, हर चीज़ को समय लगता है। महिला जब कानून बना था उनको भी बहुत समय लगा बनाने के लिए, और जब वो बना, अब जो है पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं तो इनमें भी समय लगेगा। मगर ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो भी जेन्युइन थी। हम ये कहते हैं हम महिला विरोधी नहीं है, हम कुछ चुनिंदा महिलाओं जो है जो झूठे केसेस लगाती हैं हम उनके उसमें उनका हम चाहते हैं कि वो लोग सुधरे और ऐसे चीज़ें ना हो। तो अब जो है आने वाले समय में भी हम ये चाहेंगे कि ऐसे कुछ कानून बने और हम लोग जो है साथ में उनके इस कानून को और आए, और पीछे जो हमारी जनरेशन आने वाली है कि कभी धोखे से भी उन पे कोई ऐसा केस ना लगे, लोग डरे। क्योंकि हम लोग आम जिंदगी में जीते तो हमें बड़ा डर लगने लगा है कि महिलाओं के साथ में हम अगर कुछ मिसबिहेव करेंगे तो वर्किंग प्लेस हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो स्कूल में, या आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको कोई भी 22-23 चमाटे भी मार दे मगर आप महिला को आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो है ये डर जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए टीवी 27 न्यूज़ से। तो कुल मिलाकर जिस तरह पुरुष की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हो रही है, तो सीधी बात है कि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो समाज को दिशा देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह के संगठन तैयार हैं, आने वाले समय में हमारे देश में भी हो सकता है कि पुरुषों को लेकर भी कोई कानून बने और उसका आम आदमी तक फ़ायदा, खासतौर पर पुरुषों तक फ़ायदा पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार।